दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड लेन में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर 2021 हैज बीन अनाउंस्ड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ठीक, 2021 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो बड़े बड़े में लिखा हुआ है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये इसका अनऑफिशियल नेम है। इसका ऑफिशियल नेम है सेवरेगिक्स रिक्सबांक प्राइज। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नेम है। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इस बार के इसके विजेता कौन कौन है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस बार नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है ये 3 महारथियों लोग को दिया गया है। सबसे पहली बात, तीनों के तीनों यूनाइटेड स्टेट सिटीजन्स हैं। दूसरी बात, तीनों के तीनों लोग मेल हैं, तो नाम से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा उनके। आइए जल्दी से हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले साहब हैं डेविड कार्ड। इन्होंने हाफ ऑफ द प्राइज को शेयर किया है और आधा प्राइज 2 लोग के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरा नाम है गाइडो एम्बेन। इन दोनों लोगों ने हाफ ऑफ द प्राइज को शेयर किया है और आधा पुरस्कार इंडिविजुअली डेविड कार्ड साहब को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जल्दी से हम एक ट्रिक देख लेते हैं जिसके मदद से हम इनके नाम को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्राइज दिया गया है डेविड कार्ड साहब को। दूसरा प्राइज दिया गया है, आप देख रहे होंगे, जोशुआ एंग्रिस्ट और गाइडो इम्बेन। ठीक, एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों जिसके मदद से आपको इनका नाम मैं दावे के साथ कहता हूं कि याद हो जाएगा। मेरी स्टोरी ये है कि डेविड नाम का लड़का कार्ड खेल रहा था। ठीक है, डेविड नाम का लड़का कार्ड खेल रहा था। कार्ड मैं उम्मीद करता हूं कि बचपन में आप सबने खेला होगा। कुछ कार्टून के कार्ड आते थे। एक बेंटन बहुत अच्छा कार्टून हुआ करता था, उसमें कई सारे ऐसे कार्ड आते थे जिनसे हम खेला करते थे। तो डेविड नाम का लड़का कार्ड खेल रहा था। फिर वो जोश में, ये देखिए, फिर वो जोश में क्या हो गया दोस्तों, एंग्री हो गया। डेविड नाम का लड़का कार्ड खेल रहा था, जोश में क्या हो गया, एंग्री हो गया। उसको गाइड करने कौन आया, बेन। आप ये बेंटन वाले बेन से ही याद कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या हमें नाम याद हो जाएगा इससे। तो देखिए, डेविड क्या कर रहा था, कार्ड खेल रहा था। क्या किया, ये जोश में दोस्तों एंग्री हो गया। फिर इसको गाइड करने कौन आया, बेन आया। ठीक, तो डेविड कार्ड सबसे पहले रेसिपेंट, नाम बिल्कुल आपको याद रहेगा इससे। जोश और एंग्री से, जोश से आप जोशुआ और एंग्री से आप एंग्रिस्ट याद कर सकते हैं। फिर इनको गाइड करने के लिए कौन आया, बेन आया। तो गाइड से गाइडो और बेन से एम्बेन आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। लेकिन सिर्फ इनका नाम याद कर लेना, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इज नॉट एनफ। आइए हम एक कंप्लीट इनसाइट लेते हैं, कंप्लीट एनालिसिस लेते हैं, क्लियर पिक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इन 3 महारथियों ने ऐसा क्या किया था कि इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इनके कार्य। ठीक है, डेविड कार्ड साहब की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डेविड कार्ड साहब जो हैं ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक, इनकी कार्य को समझाने से पहले मैं आपको 2 कंसेप्ट से अवगत कराना चाहूंगा, कैजुअलिटी और कोरिलेशन। ठीक है, अगर मैं किसी 2 इवेंट की बात करता हूं, सपोज करिए ए और बी आर द 2 इवेंट्स। कोई भी इवेंट आप सपोज कर सकते हैं, ए और बी 2 इवेंट हैं। अगर ये दोनों इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं, इफ ए एंड बी जो 2 इवेंट हैं वो एक साथ अकर हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं दोस्तों, तो कहा जाता है कि ए और बी एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। लेकिन मित्रों, साइमल्टेनियसली इनके अकर होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ए के घटने के कारण बी घट रहा है। दैट इज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक ए नहीं घटेगा तब तक बी नहीं घट सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर ऐसा होता है या एक अगर घट गया तो बी का घटना तय है। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है,
तो अगर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसमें कॉज और इफेक्ट वाली बात आ जाती है तो इसको कहा जाता है कैजुअलिटी। ऐसी कई सारी इकोनॉमिक्स में धारणाएं थी जो कि एक्चुअल में कोरिलेशन थी, लेकिन प्रायर इकोनॉमिस्ट या प्रायर गवर्नमेंट्स जो थी उनको कैजुअलिटी मान के अपने पॉलिसीज को कंस्ट्रक्ट करती रही थी। ठीक है, इसी धारणा को तोड़ने के लिए डेविड कार्ड साहब ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। दो ऐसे प्लेस थे जहां पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहले हम देख लेते हैं कि वो धारणाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहली धारणा थी मिनिमम वेज ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके बीच में एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप माना जाता था। पहले कैसा रिलेशनशिप माना जाता था मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम वेजेस आप सब इस बात से अवगत होंगे और नाम से भी बड़ा क्लियर है। वेज मतलब होता है आप तनख्वाह से जोड़ सकते हैं और मिनिमम होता है न्यूनतम। ठीक है, ये जो है ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। एक लेबर इकोनॉमिक्स, आप लेबर इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, लेबर इकोनॉमिक्स इन द सेंस ऐसी इकोनॉमिक्स, ऐसा अर्थशास्त्र जो कि लेबर मार्केट से जुड़ा होता है। ठीक, और इसी लेबर इकोनॉमिक्स में तीनों महारथियों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए मिनिमम वेज और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन माना जाता था। लोग ये मानते थे कि अगर मिनिमम वेज सरकार बढ़ा देती है, मिनिमम वेज बढ़ा दी का मतलब क्या हुआ, कंपनी पे लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक, पहले जहां कंपनी बाध्य थी कम से कम 100 रुपए देने के लिए किसी एक लेबर को, अब ये कंपनी बाध्य है 200 रुपए देने के लिए इसी लेबर को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब उसको 100 रुपए देने थे तो वो क्या करते थे, कई सारे लेबर को रखते थे। ऐसी धारणा थी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि दिस वॉज ओनली अ प्रिजम्पशन, ये सिर्फ एक एजम्पशन था। ठीक है, 100 रुपए देना होता था इन लोगों को तो ये लोग कई सारे लेबर रखते थे। लेकिन अगर सरकार बाध्य कर दे इनको कि नहीं आपको अब 200 रुपए पर प्रति व्यक्ति देना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी पे लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये डिक्रीज कर देते थे और इन्हीं से ज्यादा काम लेने का प्रयास करते थे। ऐसी धारणा हुआ करती थी। ठीक है, इस वजह से माना जाता था कि सरकार जैसे ही मिनिमम वेज को बढ़ाएगी, यानी लेबर के हक में थोड़ा सा अगर सरकार सोचती है तो एम्प्लॉयमेंट पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर जाएगा। ये सबसे पहली धारणा थी जिसको डेविड कार्ड साहब ने तोड़ा। डेविड कार्ड साहब ने कहा इसको कि एक केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, ये को रिलेशन है। मिनिमम वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट आर नॉट इन कैजुअलिटी विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा ही। ठीक है, एक और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि सपोज करिए कि सरकार ने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर मिनिमम वेज बढ़ जाता है, मिनिमम वेज अगर इंक्रीज कर जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक लेबर के पास पहले जहां 100 रुपए आते थे अब इसके पास 200 रुपए आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिमांड करने की, मार्केट में कुछ परचेज करने की या डिमांड करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है कि नहीं। अगर इनकी डिमांड करने की मित्रों कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज कर गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डिमांड कहीं ना कहीं कंपनीज को सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अगर कंपनी को लगे कि नहीं मार्केट में डिमांड है तो चलिए क्यों ना इसका सप्लाई बढ़ाते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए पहले वाले रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि मिनिमम वेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यही दूसरा केस आप सामने देख रहे हैं जिसमें मिनिमम वेज के बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी चांसेस है। यही डेविड कार्ड साहब ने कहा। ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन था, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, डेविड कार्ड साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मिनिमम वेजेस और एम्प्लॉयमेंट जो है ये दोनों कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इमिग्रेशन ऑन सैलरीज एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखिए इमिग्रेशन का मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि माइग्रेंट वर्कर अगर ज्यादा, सपोज करिए कि यहाँ पे ठीक है, ये एक कोई जगह है, एक कोई प्लेस है, मान लेते हैं ए नाम है इसका। ठीक, यहाँ पे पहले क्या होते थे मित्रों, मान के चलते हैं हम 100 लेबर हुआ करते थे, या 1000 लेबर, आप मान लीजिए 1000 लेबर हुआ करते थे। ठीक, और यहाँ पे 1000 जॉब्स पड़ी थी। ठीक, तो अभी एक एक लोग को सबको जॉब मिल गई। लेकिन सपोज करिए कि अगर बाहर की जगह से यहाँ पे लेबर माइग्रेट करना शुरू कर दें
ठीक है, और लेबर की सप्लाई बढ़ जाए, लेबर की सप्लाई बढ़ जाए, तो आपको नहीं लगता है कि जब कभी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई जब कभी इंक्रीज कर जाएगी तो सैलरीज डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक, इनको जो तनख्वाह दी जा रही है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक, क्योंकि मार्केट में प्लेथोरा ऑफ लेबर्स अवेलेबल है, तो आप प्रॉपर वेज नहीं मांग पाएंगे कंपनी से, ठीक। इसी तरीके से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो डिक्रीज कर जाएगी। पहले कहाँ 1000 पे 1000 जॉब थी, अब मान लीजिए 1000 लोग और माइग्रेट कर गए तो अब 2000 पे 1000 जॉब है, आप देखिए, ठीक है। तो ये धारणा हुआ करती थी, लेकिन डेविड कार्ड साहब ने इसको भी कहा कि ये भी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। आप जरा सपोज करिए ऐसे, ये भी आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेबर आपके मार्केट में नहीं लेके आता है, माइग्रेशन आपके मार्केट में टैलेंट भी तो लेके आता है, इन्वेस्टमेंट भी तो लेके आता है। बात समझ में आ रही है? और टैलेंट और इन्वेस्टमेंट अगर आपके मार्केट में आता है तो आप सब जानते हैं, अगर टैलेंट आया और इन्वेस्टमेंट आया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इंप्लॉयमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए। इसका मतलब ये दोनों भी जो है एक दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन इंप्रूव द फ्यूचर अर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस। ये लेबर इकोनॉमिक्स में कई सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसकी जो कन्वेंशनल धारणा थी उसको डेविड कार्ड साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के लिए डेविड कार्ड साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जोशुआ एंग्रिस्ट और गाइडो एम्बेन साहब, ठीक है। आप यहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप। देखिए मित्रों, जब कभी हम लोग साइंस का कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब कभी हम लोग साइंस का कोई रिसर्च करते हैं तो इस रिसर्च में आपके पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है रिसर्च करने के लिए, कि आपके पास प्रॉपर लेबोरेटरी होती है जहां पे आप एक पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, और दूसरे पैरामीटर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फिर इसका कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं कि इसको बढ़ाने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। एक कंट्रोल्ड सेटअप आपके पास होता है। लेकिन मित्रों, जब कभी हम सोशल रिसर्च करते हैं ना, तो यहाँ का जो लेबोरेटरी है वो आपकी सोसाइटी है, और ये सोसाइटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? सोसाइटी जो लेबोरेटरी है, यहां से डाटा कलेक्ट करना क्या है सबसे बड़ा चैलेंज, कि डाटा कलेक्ट कैसे करें। डाटा अगर कलेक्ट हो गया तो ये डाटा इतना वेग होता है ना कि इससे एक प्रिसाइज कंक्लूजन आप निकाल ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी वेगनेस होती है इस डाटा में कि प्रिसाइज कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पे पहुंचना। ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन मतलब आप समझते हैं, सोशल रिसर्च में जो लोग सोशियोलॉजी के छात्र होंगे वो सब जानते होंगे कि सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहना, अगर आप सोसाइटी में कोई चीज रिसर्च करने निकल रहे हैं कि जैसे पॉवर्टी पे किया, पॉवर्टी का कारण क्या है, ठीक है, या स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको अपने इंडिविजुअल परसेप्शन से दूर भागना है। आपको अपनी सोच रिसर्च में नहीं लिखनी है, आपको डाटा से जो चीज निकाली गई है उसको लिखना है, और उसके साथ एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, एक तर्क होना चाहिए। और तर्क कब होगा? जब आप डाटा के थ्रू एक प्रिसाइज कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक। यही सारे वेगनेस के वजह से बहुत ही बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा था डाटा से, सोशल डाटा से, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है सोसाइटी से, उससे एक प्रिसाइज कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसी को इजी बनाने के लिए इन दोनों लोग ने मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन किया था। इनका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो साइटेशन की गई थी अवार्ड की, उसमें दिया गया था। मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज करिए कि पॉलिसी मेकर आपसे पूछते हैं, पॉलिसी मेकर ने आपको, जो पॉलिसी मेकर हमारे यहाँ के लेजिस्लेचर्स हैं या जो हमारे यहाँ के मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने आपको एक टास्क दिया कि भाई साहब जरा मुझे ये पता करके बताइए कि अगर बच्चों की पढ़ाई में मैं 1 ईयर एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, सोचिएगा
मैं अगर सपोज करिए 4 ईयर का ग्रेजुएशन होता है, ठीक, वो बोले कि अगर 1 ईयर मैं सबको एक्स्ट्रा पढ़ाऊं यानी 5 ईयर का ग्रेजुएशन कर दूं, तो इस 5 ईयर को करने पे, इस एक्स्ट्रा 1 ईयर को बढ़ाने से इन लोग के फ्यूचर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचिए कितना वेग स्टेटमेंट है ये, कितनी वेगनेस है इस स्टेटमेंट में, कि आप 1 साल एक्स्ट्रा एजुकेशन प्रोवाइड करने से सारे बच्चों पे, क्या सारे बच्चों पे इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि आप ये एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते तो भी वो फर्दर एजुकेशन करते, उनको नहीं मतलब था ग्रुप से, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो ये 4 साल का ग्रेजुएशन भी नहीं करेंगे। तो इस एक्स्ट्रा 1 ईयर से फ्यूचर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दिस इज वेरी वेग स्टेटमेंट। ऐसे वेगनेस को रिमूव करने के लिए इन दोनों लोगों ने अपना मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ऑक्सफोर्ड लेन और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।